G20 सम्मेलन उनके लिए खल गया, उनके लिए अखर गया। इनमें से चीन था और उसमें एक और नाम था, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो साहब आए, मोदी साहब ने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, लेकिन पूरे आयोजन में वो कुछ अलग अलग उजड़े उजड़े नजर आए। उनकी कहानी कुछ बहकी बहकी नजर आई, उनका चरित्र कुछ जुदा जुदा नजर आया। हम सभी जानते हैं कि हालिया समय में कनाडा में एक खालिस्तानी प्रपंच खूब फैल रहा है, खालिस्तानी कहानी खूब फैल रही है। कनाडा में भारत विरोधी नैरेटिव को ऐसे उकसाया जा रहा है, कनाडा में भारत विरोधी नैरेटिव को ऐसे पाला जा रहा है, कनाडा भारत विरोधी नैरेटिव को इस तरह उकसाया जा रहा है कि वहां पर भारत विरोधी नैरेटिव खूब पसर रहा है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं G20 एक सफल आयोजन हुआ और ये सफल आयोजन भारत के मस्तक पर एक और चांद दे गया। ये सफल आयोजन भारत के सॉफ्ट पावर, भारत की संस्कृति और भारत के बढ़ते कद को एक बार फिर उजागर कर गया। इस G20 शिखर सम्मेलन में जहां दुनिया भर के राष्ट्र आए, भारत ने अपने पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश और फिजी को भी बुलाया। वो आए और अफ्रीकन नेशंस को भी बुलाया जिन्हें कोई पूछता नहीं है, और ये आयोजन बिल्कुल सफल हुआ। जहां पर इस आयोजन में भारत ने अपनी संस्कृति को दिखाया, अपने कल्चर को दिखाया, अपने रीति रिवाजों को दिखाया और उड़ीसा का सन टेम्पल जो कोणार्क में है उसकी चिन्ह भी दिखाए, उसकी रूप भी दिखाए, और साथ साथ बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जिसे निस्तानाबूद कर दिया गया मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा, उसको भी दिखाया गया। दुनिया में खाने पीने को नहीं था, दुनिया में लोग कपड़े नहीं पहनते थे, वहां भारत में एक नालंदा विश्वविद्यालय जैसा जगह था जहां पर दुनिया भर के लोग आते थे, शिक्षण और पठन पाठन का काम करते थे। ये सब बातें उन खैरातियों को, उन पेट पे लात खाए हुए चीनी पत्रकारों को और सनातन से नफरत करने वाले लोगों को ये बातें खल गई होगी और मन में जल गई होंगी। ये सब देखे होंगे तो लगा माशाअल्लाह ये क्या बात कर दिया। मोदी जी खुद हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, मोदी जी खुद हिंदू धर्म के पैरोकार हैं। वो इस G20 सम्मेलन में भी अपने एजेंडे को फलीभूत किया है, अपने एजेंडे को वो परोसने का काम किया है। ये सब बातें देखकर उन्हें ऐसे जगहों पर पीड़ा होगी और हवा बंद हो गया होगा तो उन्हें दर्द भी महसूस हुआ होगा। मगर मोदी जी सनातनी हैं, अपने सनातनी कल्चर को उन्होंने बखूबी उजागर करने का काम किया है। भारत मंडपम जैसा उन्होंने इनोवेशन सेंटर बनाया जहां पर लोग आए, जहां पर लोग मिले, और ऐसा वो जगह था जिसे देखकर लगता है कि हाँ यह भारत का सॉफ्ट पावर है और भारत की संस्कृति है। भारत में ऐसे जगह बनाए गए हैं, इतना खूबसूरत बनाया गया है कि विश्व बिरादरी के लेवल का था, विश्व स्तर का था। वहां भी दुनिया भर के देश आए और मोदी जी ने जहां पर लोगों का स्वागत किया वहां पर करीब 65 मिनट तक खड़े रहे और दुनिया भर के देशों के जो राजनयिक आए थे उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। इस सॉफ्ट पावर की कहानी का एक और तर्जुमा यहाँ ये नजर आया है, जहां दुनिया भर के देश आए। कहते हैं जो आप किसी देश में जाते हो तो उन आए हुए राजनयिकों को अपने कल्चर और अपनी संस्कृति को दिखाते हो। जब आप अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी भावभंगिमाओं को जब दिखाते हो, जो विदेशी भी आते हैं उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर और उनके लोगों से इतना ज्यादा अभिभूत होते हैं कि वो भी उस देश को सम्मान देने के लिए उनकी संस्कृति को भी वो ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। जहां भारत में जो विदेशी आए, जो राष्ट्राध्यक्ष आए, प्रतिनिधित्व करने आए G20 शिखर सम्मेलन का, तो उनके आगमन पर भारतीय संस्कृति, भारतीय नृत्य की कौशल बच्चों द्वारा दिखाया गया। तो हमारे देश से कुछ तथाकथित कांग्रेस के नेता हैं, उनको लगा कि भाई ये मुगल सोच को मिटाया जा रहा है, ये इस्लामिक राष्ट्र वाले लोग आ रहे हैं जहां पर नाच गाना हराम है और वहां पे आप राजस्थानी नृत्य दिखा रहे हो। क्या उसकी भावनाओं और भाव भंगिमाओं को आघात नहीं होता है? भैया ये कार्यक्रम भारत में हो रहा है, भारत के कल्चर में हो रहा है, भारत की संस्कृति में हो रहा है, भारत अपना संस्कृति दिखा रहा है, भारत उसकी संस्कृति से क्या लेना देना। तो ऐसे पीड़ा, ऐसा उत्पीड़न, ऐसा मानसिक क्लेश उनकी भावनाओं, उनकी जन भावनाओं में तो होती ही नजर आ रही है। जहां एक तरफ भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति और भारत के सॉफ्ट पावर का नरेंद्र मोदी ने दृश्यम दिखाया, तो वहीं विदेशी राजनयिक और उनकी धर्मपत्नियां जो भारत आई थी वो भी भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति से सजी धजी और सनी हुई नजर आई हैं।
जापान के राष्ट्रपति की पत्नी साड़ी पहनकर आई और सब जो राष्ट्राध्यक्ष की जो पत्नियां थी वो भी भारतीय परिधान में सजी धजी थी। वो भारतीय परिधान से लवरेज थी हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ। तो ये दिखाता है कि भारत का जो कद है, भारत का कद ऊंचा हुआ है, भारत का सॉफ्ट पावर जो है और बहुत ज्यादा मजबूती की ओर फैला। और जहां तक पूरी कहानी नजर आई है, जहां तक G20 की हम बात करें, जो डिक्लेरेशन हुआ है G20 का, उसमें भी भारत की जो सॉफ्ट पावर का जो कमाल है वो साफ साफ नजर आया है। एक तरफ भारतीय कल्चर को दिखाना वामपंथियों को रास नहीं आया कि आप ये सोचिए, पहले के जो राष्ट्र अध्यक्ष आते थे, पहले जो भारत में जो समिट वगैरह होता था, लेकिन अब तक के इतिहास में, भारत में हम बात करें अब तक के इतिहास में, G20 सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन हुआ है कि दुनिया भर के शक्तिशाली देशों को बुलाया गया और वो आकर अपनी संस्कृति और अपने कल्चर में आकर घुले और वहां आकर उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इससे बड़ा अब तक भारत में हुआ नहीं था। भारत में अब तक जो भी बड़े आयोजन हुए उसमें इंदिरा गांधी जी के जमाने में एशियाड था और मनमोहन साहब के शासन काल में कॉमनवेल्थ गेम था। आपने तो कॉमनवेल्थ गेम का नजारा तो देखा ही होगा कि कॉमनवेल्थ गेम जब हुए थे तो किस प्रकार पुल ढह गए थे। कॉमनवेल्थ गेम हुए थे जो खेलगांव था जवाहरलाल नेहरू, वहां पे कितनी अनियमितताएं थी। जो होटल थे उनके नलों का हाल क्या था, बाथरूम कैसे टूटे फूटे थे, वो कहानी याद करने का तो दौर नहीं है, वो गुजरा जमाना हो गया। वो सन 2008 था और अब सन 2023 है। ये 15 साल गुजर गए हैं और यमुना में काफी पानी बह गया है। और लेकिन हाँ, जो कहते हैं कि अनियमितता थी, बरसात आया और बरसात में जगह जगह पानी भर गया। भाई दिल्ली में जो इतना इलीगल स्ट्रक्चर हुए हैं और दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भले ही केंद्र के पास है, लेकिन एमसीडी जो है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, और दिल्ली सरकार केजरीवाल है, तो केजरीवाल को भी कम से कम चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि सब उनके हाथ में है और जो इल्जाम जो है वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाते हैं। ये पूरा आयोजन हुआ, उसमें तमाम मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। इस पर हमने कल भी वीडियो में बात किया था। बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, केजरीवाल भी आए। इसमें हम बात करें तो नीतीश जी भी आए, नीतीश जी गदगद दिखे। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी आए, वो भी काफी गदगद है और खुशहाली से लवरेज होकर उन्होंने फोटो खिंचाई। और लेकिन केजरीवाल को देखकर ऐसा लगता था कि सारा आयोजन दिल्ली का उन्हीं का है, उन्होंने ही किया है। मतलब कि लग रहा था कि सबका उन्हीं का, दिल्ली के मुख्यमंत्री है तो सारा किया धरा उन्हीं का है, उन्हीं की वजह से ये लोग यहाँ आए हैं, ऐसा यहाँ प्रतीत हो रहा था। हम संस्कृति की बात कर ही रहे हैं, उसमें एक ऐसे शख्स की भी बात करना जरूरी है जो अपने धार्मिक भावनाओं को उन्होंने दिखाया है, अपनी धार्मिक भावनाओं को जब जाहिर किया है। ये देखकर हमारे देश के लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर और वामपंथियों के दिल में सुराख हो गया होगा, उन्हें जरूर पीड़ा हो गई होगी। हम बात करें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उनके पूर्वज भारतीय मूल के थे। कहें तो अनडिवाइडेड इंडिया में गुजरावाला के आसपास के थे, जो फिलहाल अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है। और उनकी जो मातृत्व शक्ति थी, जो माता दादी की जो परिवार था, वो भारत के पंजाब यानी कि लुधियाना के आसपास के थे। वो अपने आप को हिंदू कहते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें हिंदू होने में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। वो ऐसे शख्स हैं जो अपने दफ्तर में दिवाली भी मनाते हैं। आप देखे होंगे कि उनके हाथ में राखियां बंधी हुई थी। वो स्वामी नारायण मंदिर जाते हैं अपनी पत्नी अक्षिता के साथ, वहां फोटो खिंचवाते हैं, मंदिर में पुजारियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। अक्षरधाम मंदिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर बरसात में छाता लिए अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाते। सब देखकर हमारे देश के लेफ्ट, लिबरल, सेकुलरों को शायद मन में कुठाराघात हुआ होगा, वेदना हुई होगी और पीड़ा से वो लज्जित होकर पानी पानी हो गए होंगे। ये सब देखकर जरूर वामपंथियों को घनघोर पीड़ा हुई होगी, मन में तूफान उठा होगा, मन में सैलाब उठा होगा, मन में ओले भी पड़े होंगे, ना जाने क्या क्या हुआ होगा। उससे ज्यादा मैं अन्यथा यहाँ पर बोल भी नहीं सकता हूँ। कुछ शब्दों की भी कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। ये कहानी साफ साफ झलक रही है। ये हुई अक्सन टेम्पल, कोणार्क दिखाया गया। फिर यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय दिखाया गया दीवारों में, भारत मंडपम में, जहाँ पे विदेशी राजनयिक आए थे। तो ये भी दिखाया गया कि जहाँ दुनिया कपड़ा पहनना नहीं जानता था, जहाँ दुनिया खाना बैठना उठना नहीं जानता था, उस जमाने में भारत में इतना बड़ा शैक्षणिक संस्थान था जहाँ दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे।
और हमारे देश में लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडुओं को यही लगता है कि अंग्रेज आए तो उन्होंने खाना दिया, अंग्रेज आए तो भारत की संस्कृति जागृत हुई, अंग्रेज आए तो उन्होंने विश्वविद्यालय खोला, अंग्रेज आए तो आईआईटी दिया, मुगल आए तो बिरयानी दी। अब वो कह रहे हैं कि मुगल आई बिरयानी दी, मुगल जहां से भैया चावल का एक दाना नहीं उगा पाए आज तक जिंदगी में, और मुगल आए तो यहां सब कुछ दिया। उन लंपट खैरातियों को ये बातें देख अखर गई खल गई कि पहले कांग्रेस के शासनकाल में जो आते थे राष्ट्राध्यक्ष, उन्हें ले जाया जाता था दिखाने के लिए माशाल्लाह ताजमहल, लेकिन इस बार कोई भी शख्सियत ताजमहल देखने नहीं गया। नालंदा दिखाया गया कि नालंदा देखो, इतना बड़ा शिक्षण संस्थान था नालंदा, यहाँ पर मुगल आतातैयों ने इसे तोड़ दिया, बख्तियार खिलजी ने इसे तोड़ दिया, इसके जला दिया, और जब 6 महीने तक सुलगता रहा, जलता रहा। ये दुनिया की सबसे बड़ी इसमें एक लाइब्रेरी भी थी किताबों की, उसको निस्तेनाबूद कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। दिखाने का एक ये भी पर्याप्त कारण हो सकता है। ये भी कहानी साफ साफ झलक रही है। अब भैया ये जो पूरी कहानी हुई G20 की, इसमें चीन के प्रधानमंत्री आए। अब G20 समाप्त हो गई। चीन कहता है भारत ने अपनी बात को मनवाया, भारत ने अपनी कहानी को मनवाया, और भारत के आगे वो भी नतमस्तक होता नजर आया है। वो कहा कि भारत ने दबाव की राजनीति की, और भारत की दबाव की राजनीति की वजह से जो डिक्लेरेशन हुआ उसमें तमाम तरह की बातों का चर्चा भी हुआ। इस डिक्लेरेशन में पर्यावरण भी एक मुद्दा रहा। इस जो डिक्लेरेशन हुए G20 के आखिरी दिनों में, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहा, स्वास्थ्य को लेकर भी बातें की गई, और दुनिया में जो इसमें हालात चल रहे हैं उस पर भी चर्चा हुई। तो चीन की कहीं ना कहीं पीड़ा तो थी ही, चीन की कहीं ना कहीं पीड़ा की कहानी यहाँ पर साफ साफ झलकती हुई ही नजर आती है। भारत के समर्थन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन साहब भी थे। भारत के समर्थन में हम बात करें तो इटली की जो प्रधानमंत्री आई थी, उन्होंने भी भारत का पुरजोर समर्थन किया है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के जवाब में भी भारत और इटली के बीच और इस्लामिक राष्ट्रों के बीच भी एक इनिशिएटिव बनने की संभावनाएं नजर आ रही है। जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चीन की, उसको चुनौती देने की कहानी की बातें भी यहाँ पे साफ साफ झलकती और नजर आ रही है। जहां एक तरफ बातें नजर आ रही हैं, भारत का जय जयकार हो रहा है, भारत की कहानी की तारीफ हो रही है, भले हमारे देश का जो विपक्ष हो उसमें पीड़ा हो, उसमें वेदना हो, उसमें दर्द हो, लेकिन हाँ भारत की जरूर यहाँ पर भारत की ताकत की यहाँ पर धूरी धूरी प्रशंसा और सराहना भी की जा रही है। जहां देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं आए, उनके अपने अपने बहाने थे, लेकिन हाँ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू आए थे। सुक्खू को मोदी साहब ने गले लगाया। सुक्खू कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। उनका आना ये दिखाता है कि राजनीति भले ही अपनी जगह हो, लेकिन कुछ नैतिकता भी अभी समाज में बची हुई है, कुछ नैतिकता अभी भी है जो समाज में जीवंत है, जो नैतिकता की गाड़ी अभी भी चल रही है। सुक्खू आए, हो सकता है कुछ उनमें नैतिकता का बोध रहा हो, क्योंकि हमने देखा हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश में कुछ हालात जो त्रासदी भरे थे। बरसात के मौसम में कुल्लू मनाली के आसपास कुछ क्षेत्र थे और जो इलाके थे हिमाचल प्रदेश के, भूस्खलन से जमींदोज हो गए। कई लोग बेघर हो गए, कईयों के छत में मकान नहीं है, कईयों खाने के लाले पड़े हुए, हालात बिल्कुल खराब है। और भारत सरकार ने काफी मदद की है, भले ही वो मदद नाकाफी हो वहां के हालात के बारे में, लेकिन भारत सरकार ने कुछ न कुछ जरूर कोशिश की है कि फौरी तौर पर उन्हें फौरी सहायता तो दी जाए। वहीं हम बात करें कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, जगह जगह जाते हैं, जगह जगह घूमते हैं, बहनी के साथ हाथ में हाथ डाल के घूमते, कहीं चुम्मा चाटी भी कर लेते हैं। वो जाते हैं, वो अब तक हिमाचल प्रदेश नहीं गए, वो जम्मू कश्मीर तक गए, वो लद्दाख गए, और कुछ अपने विदेशी पर्यटक मित्रों के साथ, कुछ नाइजीरियन व्यक्ति के साथ, अपने मामा घर इटली के साथ गए हुए लोगों के साथ बाइक पर घूमते नजर आए। लेकिन हाँ, एक बार भी वो हिमाचल प्रदेश नहीं गए। हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार है कि उन जो पीड़ित लोग हैं उनके दर्द को साझा किया जाए, उनके दर्द को समझा जाए, उनकी पीड़ा और वेदना को आंका जाए। उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। और हाँ, वो पूरे अपनी सत्ता में पाने के लिए, सत्ता की लोलुपता को हासिल करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, तमाम जोड़ो यात्रा और तमाम तरह की कहानियों को घुसते रहे, तमाम तरह की कहानियों को वो पिसते रहे, लेकिन वो इससे 1 इंच भी आगे बढ़ने की कोशिशों को उन्होंने करने की कोशिश नहीं की है।
तो ये कहानी है राहुल गांधी की। कुछ नैतिकता रही होगी सुखू साहब में, जो सुखू साहब गए थे। यहाँ तक कि आप देखिए सनातनी वाली बात यहाँ पर हो रही है, द्रविडियंस आर्यन थ्योरी की बात हो रही है। स्टालिन साहब, MK स्टालिन भी गए थे। चलिए छत्रप राजनीति अलग चीज होती है, लेकिन राष्ट्र प्रथम होता है। ये सब बातें स्टालिन की देखकर कहीं न कहीं एक खुशी का भी माहौल नजर आता है। हम अंदर में कुछ भी हो, जब राष्ट्र की बात आती है, देश की बात होती है, तो हम सब एक हैं। ये सब कहानी बार बार नजर आ रही है। बहुत लोग इसमें गए और भारत की धूल धूल प्रशंसा के लिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भारत में आज G20 सम्मेलन उनके लिए खल गया, उनके लिए अखर गया। इनमें से चीन था और उसमें एक और नाम था, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो साहब आए, मोदी साहब ने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, लेकिन पूरे आयोजन में वो कुछ अलग अलग उजड़े उजड़े नजर आए। उनकी कहानी कुछ बहकी बहकी नजर आई, उनका चरित्र कुछ जुदा जुदा नजर आया। हम सभी जानते हैं कि हालिया समय में कनाडा में एक खालिस्तानी प्रपंच खूब फैल रहा है, खालिस्तानी कहानी खूब फैल रही है। कनाडा में भारत विरोधी नैरेटिव को ऐसे उकसाया जा रहा है, कनाडा में भारत विरोधी नैरेटिव को ऐसे पाला जा रहा है, कनाडा भारत विरोधी नैरेटिव को इस तरह उकसाया जा रहा है कि वहां पर भारत विरोधी नैरेटिव खूब पसर रहा है। सीख फॉर जस्टिस, खालिस्तानी आतंकवाद के पैरोकार जो देश से भगोड़े हैं, देश से भगाए गए हैं, देश विरोधी एजेंडा को जो अंजाम देते हैं, उन्हें पूरा शह ट्रूडो सरकार का मिल रहा है। वहां पर भारत विरोधी एजेंडा खूब चलाया जाता है। कनाडा में जो भारत विरोधी लोग हैं, जो भारतवंशी लोग हैं, उन्हें सताया जाता है, उन्हें मारा जाता है और मंदिरों में जाकर अनाप शनाप नारे लगाए जाते हैं। स्वामी नारायण मंदिर में भारत विरोधी बातें की जाती है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है। वहां पर जो भारतीय हाई कमीशन है, वहां पर चढ़कर भारत के झंडे, राष्ट्रध्वज को उतार कर और वहां पर खालिस्तानी झंडा लगाया जाता है। ये कहानी साफ साफ नजर आई है। इसको लेकर हमारे देश में खूब विरोध के बादल गुंजवान रहे। हमारे देश ने भी काफी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, यहां तक कि उनके जो एम्बेसडर हैं उन्हें भी तलब किया गया और अपना विरोध दर्ज कराया गया। और कई मुद्दे पर भारत ने अपना रुख भी साफ किया है और अपना विरोध भी दर्ज कराया है। शायद यही सब कारण रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जो है भारत में कुछ उखड़े उखड़े, कुछ बहके बहके नजर आए हैं। हमारा विदेश विभाग जो है जस्टिन ट्रूडो को साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा था, भैया अब तो सुधर जाओ, अब तो बहल जाओ। भारत की ताकत, भारत का की जो सामरिक शक्ति है, अब उसमें धीरे धीरे विकास हो रहा है। आपने वोट बैंक के खातिर, अपने वोट बैंक के लिए भारत विरोधी एजेंडे को ऐसे हवा देते हैं, ऐसी कहानी को आप लवरेज करते हैं कि लगता है कि आप वोट बैंक की राजनीति में किसी देश के खिलाफ भी आप साजिश रचने में कतई कोई कोसों कसर छोड़ नहीं रहे हैं। उनकी मजबूरी भी है जस्टिन ट्रूडो साहब की। जस्टिन ट्रूडो साहब की मजबूरी यह है कि भारत से भगाए गए, भारत से निकाले गए वो सिख समाज के लोग, वो खालिस्तानी समूह जो भारत विरोधी नैरेटिव को अंजाम देते हैं, वो सब जाकर कनाडा में बस गए और उनकी आबादी लगातार बढ़ती गई है। अब वो वोट बैंक का एक अहम हिस्सा हो गए हैं, वोट बैंक की कहानी का एक अहम किरदार हो गए और वो वोट बैंक कनाडा की राजनीति में अहम किरदार निभाता है। इनका जो वोट बैंक की प्रतिशत इतना ज्यादा हो गई है कि सत्ता में रहने के लिए, सत्ता में खुद को बने रहने के लिए, अब वो अपनी राजनीति को अंजाम देने के लिए उनकी वोट बैंक का सहारा है। जिस तरह जीतकर वो कनाडा की गद्दी पर बैठे हैं और कनाडा में राजनीति करते जस्टिन ट्रूडो साहब नजर आ रहे हैं। यही सब कारण है कि वो इन खालिस्तानियों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। कभी कभी तो ट्रूडो साहब ये भी कहते हैं कि भारत में सिखों को उतना सम्मान नहीं दिया गया है जितना सिखों को सम्मान कनाडा में दिया गया है। भारत के कैबिनेट में आप देख लीजिए, भारत के कैबिनेट में कितना सिखों को जगह दी गई है। उनके कैबिनेट में 3-4 सिखों को जगह दी गई है, लेकिन भारत में उस तरह की बातें नजर नहीं आ रही। ये जो भारत विरोधी नैरेटिव है, जो भारत विरोधी गंतव्य है, उससे सजे धजे नजर आते हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब के देश कनाडा में खालिस्तानी विरोध का आलम यह है कि जो नई पौध है वहां पर सिखों की, एंटी इंडिया की, उन्होंने भारत तो कभी जाना ही नहीं, भारत तो कभी समझा ही नहीं। उन्हें भारत विरोधी एजेंडा को परोसा जाता है, उन्हें भारत विरोधी नैरेटिव को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि भारत में ऐसा है, भारत वैसा है, भारत ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, फलाना है, ढिमकाना है। उन्हें ऊट पटांग कहानी की किताबों को समझाया जाता है। ये पढ़े ही नहीं है, रात टल्ली दिन भर टल्ली होकर ये नाचने वाले लोग, इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो भारत विरोधी एजेंडा को हवा देते नजर आते हैं। इसमें सीख फॉर जस्टिस के पन्नू
वो खालिस्तानी आतंकवादी है, वो बाहर बैठकर भारत विरोधी एजेंडे को रचते रहता है, गढ़ते रहता है। वो कहानी साफ साफ देखने को मिल रही है। ये कहानी सिर्फ कनाडा की नहीं है, ये कहानी ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं, अमेरिका में भी हैं, दुनिया के कोने कोने में वाहिद लोग हैं। लेकिन सारी सबसे ज्यादा समस्या का जड़ है, सबसे ज्यादा उन्हें शह मिलता है तो वो शह मिलता है कनाडा से। तो ये कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब को इन सब बातें कही गई, उन्हें भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा उन्हें खरी खरी सुनाई गई थी कि भैया अब तो लगाम लगाओ, अब तो करो, तुम्हारी नैतिकता क्या जवाब देती है? क्या तुम किसी देश के खिलाफ एजेंडा फैलाने में, जंग छिड़ने का काम कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर में किसी विरोधी एजेंडे को रोकने में तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होती? इन तमाम तरह की बातों से जस्टिन ट्रूडो के होश उड़े हुए थे, उसके होश फाख्ता हुए थे। वो मुंडी लटका कर आया, वो मुंडी लटका कर चला गया। और आलम तो ये रहा पूरा G20 में जस्टिन ट्रूडो का कि जस्टिन ट्रूडो कई जो समारोह हुए, कई जो इवेंट थे, बहुत सारे इवेंट में वो नजर भी नहीं आया, कुछ गायब गायब, कुछ जुदा जुदा नजर आया है। जहां एक तरफ हमने बात की खालिस्तानियों की और हमने कनाडा की बात की, वहीं हम बात कर ऋषि सुनक ने तो यहां तक कहा कि जो भारत विरोधी एजेंडा है, जो भारत विरोधी तंजीमें हैं, चाहे वो खालिस्तानी आतंकवाद क्यों ना हो, उसे भी ब्रिटेन में कोई शह नहीं दिया जाएगा, उसे भी कोई जगह नहीं दी जाएगी। ये बातें ऋषि सुनक ने कहा है। देखिए, होना ना होना बात की बात है, लेकिन किसी बड़े इवेंट में उस विषय में अपनी उस देश के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा कोई बात बुलवाई जाती है या कुछ कहते हैं उस देश के समर्थन में, ये बातें तो काउंट होती हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो कहता है कि बड़ी आबादी है, उनकी बड़ी मौलिक अधिकार है, उनके बड़े जज्बात हैं, हम बहुत जगह पे बहुत कुछ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, बहुत जगह पे बहुत कुछ को हम रोक नहीं सकते हैं, हम किस किस को पकड़ेंगे। इस तरह की बातें जस्टिन ट्रूडो कहता नजर आता है। आप देख लीजिए, कृषि आंदोलन हुआ था हमारे देश में, उसमें कनाडा का कितना भरपूर योगदान था। हम वीडियो और मैं से बहुत सारी बातें बोल सकता हूं कि दुनिया में जो व्यापार है, जो कृषि है, उसमें किस प्रकार एक तरफा रेगुलेशन लाना चाहता है कनाडा, अपना एक एकाधिकार चाहता है, अपना मोनोपोली चाहता है। अगर भारत ओपन मार्केट करता है अपनी कृषि को लेकर, तो ये जो कनाडा जैसे देश हैं जो कृषि पर एकाधिकार कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी कहानी पर डेंट पड़ता नजर आएगा। और ये भारत में कुछ पैसे के लिए काम करने वाले चीनी पत्रकार हैं, भारत में पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देने वाले लोग हैं, भारत में पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद पर भी गिर सकते हैं। मतलब पैसा मिल जाए तो पड़ोसी के बाप को भी अब्बा कहने में गुरेज नहीं करते हैं। ऐसे लोग को ये पालते नजर आते हैं, ऐसे लोग भी इनके लिए फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए भी नजर आते हैं। ये कहानी यहाँ पर साफ साफ चरितार्थ होती नजर आ रही है, ये कहानी साफ साफ यहाँ पर प्रतीत होती नजर आती है। और हम थोड़ी सी डिफेंस की बात कर ले जाते जाते, भारत को इसमें एक बड़ी कामयाबी ये भी हासिल हुई है इस G20 में। भारत ऐसे कुछ ड्रोन भी भारत को मिलने वाले हैं अमेरिका द्वारा, जिसे अमेरिका किसी को देता नहीं है। ये ऐसे ड्रोन हैं जो 28 घंटा तक हवा में तैर सकते हैं, ये 28 घंटे तक आसमान में अपना काम कर सकते हैं। ऐसे ड्रोन लेने के लिए, ऐसे ड्रोनों के लिए बातचीत करने के लिए साल, 1.5 साल, 2 साल का समय लगता है। लेकिन उससे अमेरिकी गवर्नमेंट, अमेरिकी सरकार ने भारत के लिए सफलतापूर्वक भारत को हैंडल करने की बात की है कि बहुत जल्द ही ऐसे ड्रोन भारत को मिलेंगे। और भारत की जो सामरिक शक्ति है और भारत की जो कूटनीतिक पावर, उसका कमाल ये देखिए कि भारत अपने डिफेंस में एक और नई उपलब्धि हासिल करने वाला है। ये बातें यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही हैं। और थोड़ी हम बात करें अपने पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान की। भारत में इतने बड़े सफल आयोजन कर देखकर पाकिस्तान की जल गई, पाकिस्तान आग बबूला हो गया, पाकिस्तान की खल गई, पाकिस्तान की जल गई, पाकिस्तान की हिल गई। पाकिस्तान कहता है हमारे यहाँ आटा नहीं है भैया, हम आटे को मोहताज है। और भारत दुनिया भर के बड़े बड़े मुबालिक को इनवाइट किया है। भारत मंडपम जैसे दृश्य देखकर, वहां पर इतनी शान शौकत, आलिशान बातें देखकर पाकिस्तान को खल गई। पाकिस्तान कह रहा है भारत एक गुर्बत भरा देश है, भारत में भी गुर्बत है, लेकिन भारत ने अपने आप को इस तरह से एक्सप्लेन किया है, अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि भारत की कहानी कुछ बदली सी नजर आ रही है। देखिए, पाकिस्तान के लिए हमारे देश से कुछ नेता हैं, राजगण भी हैं, जो पाकिस्तान के लिए उनके अंदर ही बहुत पीड़ा है। अगर मोदी साहब नहीं होते हैं तो जो आटा का पैकेट जो भीख मांग रहे हैं, वो राजनीतिक भी उनके घर जाकर आटा का पैकेट पहुंचा देंगे। ऐसे ही लोग हैं जो कहते हैं इनको हटाइए, हमको लाइए। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ये बड़ा नीच आदमी है मोदी साहब को। तो इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में पीड़ा है, और पाकिस्तान में ये भी पीड़ा है। मैं चीमा साहब को सुन रहा था,
चीमा साहब का बड़े यूट्यूब में बड़े भारत विरोधी बातें करते हैं। भारत में पाकिस्तान को लेकर उतनी चर्चाएं नहीं होती है यूट्यूब पर या चैनलों पर, लेकिन पाकिस्तान में भारत को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं। कहते हैं हमारे यहाँ गुर्बत है, हमारे यहाँ फलाना है, हमारे यहाँ ढिमकाना है, अब हमारे यहाँ एजुकेशन का स्तर काफी नीचा है। और भैया भारत और पाकिस्तान में यही अंतर है कि भारत अपना झंडा चांद पर भेजता है और पाकिस्तान है झंडे पे चांद लगाता है। बस यही कहानी नजर आती है। और पाकिस्तान में योग्यता कोई तुलना तो है नहीं। पाकिस्तान में योग्यता से पहले ये दिखते हैं कि हम इस्लामिक पावर हैं, अल्लाह ताला हम इस्लाम को अपनाएंगे, वो कलमा पढ़ेंगे, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे अंतरिक्ष का भाग हो, चाहे देश का कोई कोना, वो कलमा पढ़ेंगे। भारत के वैज्ञानिक, भारत के बच्चे E=mc² पढ़ते हैं और वहां के जो बच्चे हैं जन्म के साथ कलमा पढ़ते हैं। वो कलमा को ही अपना सलमा बनाए हुए हैं। तो जो बंदा कलमा को ही अपना सलमा बनाएगा वो गुर्बत में ही जाएगा और आटे के लाइन में ही लगेगा। और भारत के बच्चे हैं कोई सुंदर पिचाई बनेगा तो कोई बका साहब बनेगा जो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष होता है, और वो भी आकर भारत में भारत की बड़ाई करता है कि भारत का सॉफ्ट पावर की तारीफ करता है अजय बंगा। और वो ये कहता है कि मेक इन इंडिया का नजारा है कि भारत में पढ़कर, मैं भारत के स्कूलों में पढ़ के मैं आज वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बना हूं। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपको हमारी चर्चा कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप में सुझाव दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ, राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तो फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका प्यार ही हमारी पत्रकारिता को बदल सकता है। तब तक के लिए जय सिया राम, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।